हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बेसमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि बेसमेंट की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम करेंगे बेसमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं बेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हम वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करेंगे, इसमें हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वाटर पंपिंग एंड ऑल ये सब बात करेंगे। वहाँ पर सीवर लाइन है या नहीं है आपके लोकेशन में, अगर है तो क्या प्रोसेस होगा, अगर वहाँ पे सीवर लाइन नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाने हैं। रैंप हो गया आपका, बेसमेंट में जो सम्प हो गए है ना, जो भी यहाँ पर ड्रेन चैनल, वाटर पंप, वीप होल्स, जो भी आपको डाउट है बेसमेंट में किसी भी चीज़ को रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वन स्टॉप वीडियो फॉर यू। आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, दैट्स इट। सो गाइस, अगर आपको बेसमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बेसमेंट कहा जाता है बिल्डिंग के उस पोर्शन को जिसकी हाइट एटलीस्ट 50% अंडरग्राउंड होती है, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से एटलीस्ट वो 50% उसकी हाइट डाउन रहेगी, तो उसको बेसमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। सो गाइस, अब बेसमेंट के यूज के अकॉर्डिंग बेसमेंट को हाइट दी जाती है। बेसिकली बेसमेंट के जो यूज होते हैं ये टू टाइप से होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल एंड द सेकंड वन इज कमर्शियल। सो गाइस, अब रेजिडेंशियल के बारे में बात करते हैं। अगर आप बेसमेंट को एज ए रेजिडेंशियल पर्पस के तौर पर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप बेसमेंट की जो हाइट है उसको आप 11 से लेके 10 फीट तक रख सकते हो। मीन्स ये मैक्सिमम हाइट है। देखिए, हाइट तो आप बेसमेंट की कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड हाइट होती है मैं उसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कॉमर्शियल में। दोस्तों, बेसमेंट कॉमर्शियल में बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ पार्किंग के लिए होता है, और पार्किंग के लिए जो रिकमेंडेड हाइट है वो 8 फीट होती है मिनिमम, और मैक्सिमम आप पार्किंग के लिए 10 फीट भी रख सकते हैं। उसके बाद आप बेसमेंट को कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, पार्टी हॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिम के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी इन दो तीन पर्पज़ के लिए बेसमेंट को यूज़ कर रहे हैं, पार्टी हॉल, जिम एंड रेस्टोरेंट ऑल, इन सब के लिए आपको जो बेसमेंट की हाइट जो रिकमेंडेड है वो 11 से 12 फीट होनी चाहिए। सो गाइस, अब बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका बेसमेंट में एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है, देन आप फाउंडेशन का वर्क करते हो, देन उसके बाद बेसमेंट में जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आरसीसी की फ्लोरिंग आपको देनी है। नॉर्मल फ्लोरिंग नहीं करनी है पीसीसी, यहाँ पर आपको फ्लोरिंग में भी आरसीसी करवाना है प्रॉपर। और आरसीसी में भी जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा यहाँ पर M25 होगा। जी हाँ, M25 कंक्रीट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आप बेसमेंट बना रहे हैं ये अंडरग्राउंड है। मीन्स आप जो बेसमेंट बना रहे हैं ये सॉइल के अंदर है, जो कि आपने जो सॉइल के अंदर वाटर स्ट्रीम्स होती हैं उसको ऑब्स्ट्रक्शन दी है, तो आपको कंटिन्यूसली वहाँ पर वाटर सीपेज की प्रॉब्लम हो सकती है फ्लोरिंग में से भी, तो वहाँ पर आपको आरसीसी करवाना है। उसके बाद अब वॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं बेसमेंट की। तो बेसमेंट में वॉल्स में भी आपको आरसीसी करवाना है, एंड आरसीसी की वॉल्स जो होगी बेसमेंट में, ये आउटर वाली वॉल होगी आरसीसी की। इसके अंदर आपको जो ब्रिक वर्क करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो 4 से 4.5 इंच का ब्रिक वर्क आपको आरसीसी की वॉल के अंदर कराना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें जो आरसीसी की वॉल्स होंगी बेसमेंट में उसकी क्या थिकनेस रहेगी। जो आपकी आरसीसी की वॉल्स रहेंगी उसकी आपको जो मिनिमम थिकनेस रखनी है वो 9 इंच रखनी है वॉल्स में, और जो फ्लोरिंग है वो भी आपको मिनिमम 9 इंच की फ्लोरिंग रखनी है आरसीसी की, जिसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा M25। M25 जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसका रेशियो होता है 1:1:2, जिसमें 1 सीमेंट रहेगा, 1 सैंड रहेगा एंड 2 उसमें एग्रीगेट की क्वांटिटी रहेगी। देखिए, बेसमेंट में आरसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बेसमेंट में 110% चांसेस रहते हैं सीपेज के, और सीपेज को अवॉइड करने के लिए ही आपको M25 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वहाँ पर रखना ही रखना है। और जो वॉल्स में आपने 9 इंच की थिकनेस वाली आरसीसी की वॉल दी थी आउटर फेस में, और इनर फेस में सेम में आपको 4.5 इंच की ब्रिक वर्क करना है। इसका भी कारण है, देखिए बेसमेंट आप जिस भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग तो आपको करवानी ही पड़ेगी, और इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिकल वॉल चेजिंग भी होगी, जो कि वो 4.5 इंच की दीवार जो अंदर वाली वॉल है उसमें कराई जाएगी। बेसमेंट में जो आरसीसी की वॉल होगी 9 इंच की, उसमें बिल्कुल भी आपको वॉल चेजिंग नहीं करवानी है। इसके पीछे का कारण ये है कि एज यू नो बेसमेंट में सीपेज की प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर अगर आप आरसीसी को डैमेज करते हैं देन वहाँ पे आपको सीपेज की प्रॉब्लम जरूर मिलेगी।
तो गाइस अब बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बाद अब वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो वाटर प्रूफिंग होता है। सो गाइस चलो माना आपने टोटल बेसमेंट में आरसीसी वर्क करवाया है, वॉल्स में, फ्लोरिंग में। आरसीसी के कारण वहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब साइड में आरसीसी वर्क होता है तो वहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन करना इतना ज़्यादा 100% क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। जब आरसीसी में कॉन्क्रीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वॉइड्स बच ही जाते हैं, कितनी आप उसमें वाइब्रेटर चला लीजिए, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर दिक्कत होगी सीपेज की। उस चीज से बचने के लिए बेसमेंट में आपको वाटर प्रूफिंग का काम जरूर करवाना है। देखिए बेसमेंट तो आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं, तो अंडरग्राउंड समझ रहे हो आप, ग्राउंड के अंदर वाटर की स्ट्रीम्स लाइन होती है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन में आपने बेसमेंट बनाया है। और मानसून के टाइम में जब वाटर लेवल काफी ज्यादा राइज हो जाता है अंडरग्राउंड, देन आपको सीपेज की प्रॉब्लम जरूर देखने के लिए मिल सकती है आपके बेसमेंट में। गाइस आपको बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग करवानी है। अब वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करते हैं तो 8-10 टाइप से वाटर प्रूफिंग की जाती है। आप लेयर वाली वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं या फिर कोटिंग कर सकते हैं या तो केमिकल वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। अगर आपको वाटर प्रूफिंग के बारे में कोई भी डिटेल जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको एक वीडियो में स्पेशली वाटर प्रूफिंग के बारे में बता दूंगा, तमाम जितने तरह की भी वाटर प्रूफिंग होती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, अगर बेसमेंट के अंदर पानी घुस जाए बाय एनी चांस, कैसे भी पानी घुस सकता है, बाहर से घुस सकता है, और अगर जो वाटर प्रूफिंग आपकी लीक हो जाती है देन उसमें केस में भी आपकी बेसमेंट में पानी घुस सकता है, देन उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो गाइस इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो है आपका बेसमेंट सम टैंक। सो गाइस बेसमेंट सम टैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसमेंट में। बेसमेंट सम टैंक का साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर आप रख सकते हैं, और इस सम टैंक में आपको एक मोटर फिट करवानी है जो कि होगा ग्राइंडिंग वाटर पंप। ये पंप क्या करेगा, टैंक के अंदर जितना भी वाटर कलेक्ट होगा उसको ये पाइप के थ्रू उसको बाहर ये फेंक देगा। तो गाइस अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि बेसमेंट में जो सम टैंक होता है उसमें पानी कैसे कलेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आरसीसी की फ्लोरिंग में भी स्लोप कुछ इस तरह से देना है कि वहाँ पर जो बेसमेंट सम टैंक होगा उसमें पानी जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी आरसीसी की वॉल्स होंगी उसके अलोंग, उसकी पेरीफेरी में, मतलब इनसाइड में उसके अलोंग आपको एक ड्रेन चैनल बनाना है। उस ड्रेन चैनल का स्लोप जाके सीधा बेसमेंट सम टैंक में जाएगा, और वहाँ से आपकी जो मोटर होगी वो वाटर पंप होगा, वो जो कलेक्टेड पानी है सम टैंक में उसको वो बाहर कर देगा थ्रू पंप। सो गाइस अब बेसमेंट के वर्किंग कंस्ट्रक्शन में एक मेन प्रिकॉशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मानसून के टाइम में काफ़ी सारा पानी कलेक्ट हो जाता है आपके बेसमेंट के आउटर साइड में भी, क्योंकि वहाँ पे सॉइल होती है, तो सॉइल कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब करती है एंड वो पानी को रिटेन कर लेती है, एंड देन वाटर प्रेशर सॉइल प्रेशर के साथ एक्सर्ट होता है। मींस सॉइल प्रेशर और वाटर प्रेशर दोनों अप्लाई होते हैं आपकी बेसमेंट की जो वॉल्स हैं। तो उसमें अगर आपको प्रेशर रिलीज करना है देन आपको यहाँ पर एक नया वर्ड सुनने में आएगा जिसको बोलते हैं वीप होल्स। वीप होल्स आपको देने पड़ेंगे अपनी बेसमेंट की वॉल्स में। अब ये कहाँ पे दी जाते हैं वीप होल्स? आपको बेसमेंट की जो वॉल्स हैं उसमें आपको बॉटम से लगभग 1 फीट के हाइट के अंदर अंदर आपको वीप होल्स देने होंगे। ये वीप होल्स क्या करेंगे, आपकी जो वॉल के पीछे जो सॉइल है आउटर में, उस सॉइल में जो भी वाटर प्रेशर होगा उसको ये वहाँ से रिलीज करेंगे, और जो भी पानी आपकी वॉल के पीछे की सॉइल में कलेक्ट होगा, रुका हुआ होगा, उस पानी को ये वीप होल्स के थ्रू पानी वो सब कलेक्ट हो जाएगा, और वो ड्रेन चैनल से होके आपके जो बेसमेंट के अंदर ड्रेन चैनल बने होंगे उससे होके आपके सम टैंक्स में जाकर वहाँ पे पंप उसको बाहर फेंक देगा। बस वीप होल्स करने के टाइम पे आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बोला वीप होल्स आपको बॉटम से 1 फीट की हाइट के अंदर अंदर करने, तो वहाँ पर आपको आरसीसी का वर्क होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था आरसीसी की वॉल्स रहेंगी आउटर साइड में आपके बेसमेंट में, लेकिन आरसीसी की वॉल्स के इनर साइड में आपका ब्रिक वर्क होगा 4 इंच का। वो क्यों बोला था मैंने? वो बोला था मैंने इलेक्ट्रिकल वॉल चेजिंग के लिए। लेकिन अगर आप अपने बेसमेंट में वीप होल्स दे रहे हैं तो आपको नीचे से 1 फीट में भी पूरा आरसीसी की वॉल्स ही होगी, उसमें ब्रिक वर्क नहीं होगा। वर्क आपका आरसीसी वॉल के इनर साइड में 1 फीट बॉटम से स्टार्ट होगा आरसीसी, उसके बाद आरसीसी के बाद 1 फीट के ऊपर आपका ब्रिक वर्क होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि वीप होल्स के थ्रू आपके बेसमेंट में पानी आएगा, और आपके ब्रिक वर्क का वीप होल से अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। सो गाइस इसका मतलब है बेसमेंट में जब आरसीसी की वॉल दे रहे हैं तो आरसीसी वॉल की जो थिकनेस होगी बॉटम लाइन पे वो होगी लगभग, और टॉप लेवल में जो आरसीसी वॉल की थिकनेस होगी वो होगी 9 इंचेस, बाकी की 4 इंच में आपकी ब्रिक वर्क आएगी। सो गाइस अब बात कर लेते हैं बेसमेंट में हम टॉयलेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए काफ़ी लोग बेसमेंट में टॉयलेट को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप बेसमेंट में टॉयलेट देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। उसके लिए आपको बस थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा, जिसमें आपको अपने बेसमेंट में एक मिनी सेप्टिक टैंक बनाना होगा। ये सेप्टिक टैंक आपके टॉयलेट का वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके बाहर आपकी सीवर लाइन में इसको फेंक देगा। बट ये होगा कैसे? आपको अपने सेप्टिक टैंक में ग्राइंडिंग वाटर पंप लगाना होगा, जो कि आपके वेस्ट मटेरियल को ग्राइंड करके पंप के थ्रू आपके सीवर लाइन में फेंक देगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना
रखना है कि आपको आपके वाटर पंप की सप्लाई डायरेक्ट सीवर लाइन में ना हो। आपके ग्राइंडिंग वाटर पंप की सप्लाई पहले एक मैनहोल में होगी, मैनहोल के थ्रू वो सीवर लाइन में जाएगी। मतलब आपका ग्राइंडिंग वाटर पंप पहले तो वेस्ट वाटर को अपने नीचे वाले बेसमेंट में जो सेप्टिक टैंक होगा वहां से वो एक मैनहोल में डालेगा, जिस मैनहोल का लेवल आपकी सीवर लाइन के लेवल से ऊपर रहेगा, और उस मैनहोल से जो वेस्ट वाटर होगा वो उसके बाद वो सीवर लाइन में जाएगा। इससे क्या होगा, सीवर लाइन का वेस्ट वाटर आपके बेसमेंट के सेप्टिक टैंक में कभी भी बैक नहीं मारेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं दो केस की, जिसमें पहले केस में हमारा ये होगा कि आपके एरिया में सीवर लाइन है, और दूसरे केस में हम बात करेंगे अगर आपके एरिया में सीवर लाइन नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन है, एरियाज है जहाँ पे सीवर लाइन नहीं होती है। गाइस अगर आपके एरिया में सीवर लाइन है देन आपको तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। आपकी बिल्डिंग का जो भी वेस्ट वाटर होगा ये डायरेक्ट सीवर लाइन में जाएगा। बेसमेंट में आपके अगर सेप्टिक टैंक होगा तो उसका भी ग्राइंडिंग पंप के थ्रू, मैनहोल के थ्रू सीवर लाइन में आपका जाएगा वेस्ट वाटर। अगर आपके एरिया में सीवर लाइन है तो कोई दुविधा की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, जिसमें आपके एरिया में सीवर लाइन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बेसमेंट की फ्लोरिंग के नीचे ही आपको सेप्टिक टैंक, सोक पिट वगैरह बनाना होगा। सेप्टिक टैंक का साइज तो एज पर यूजर्स होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका सोक पिट होगा उसको आपको अच्छा साइज देना होगा, क्योंकि वो उसको आपकी पूरी बिल्डिंग का वाटर सोक करना होगा। प्लस आपको इस चीज़ के लिए भी प्रोविज़न तैयार रखने होंगे अगर आपका जो सोक पिट है वो अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि सॉइल की भी एक कैपेसिटी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जो आपका सोक पिट है अब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसमें काफ़ी सारा वाटर है, तो उसके लिए भी आपको पर्याप्त इंतजाम भी रखना होगा। सो गाइज अगर आपकी बिल्डिंग के 4-5 फ्लोर है एटलीस्ट, पर आप बेसमेंट में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो आप छोटी बिल्डिंग में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं। और अगर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। सो गाइज अब बात कर लेते हैं स्लोप की। अगर आप अपने बेसमेंट को कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं लाइक पार्किंग, देन वहाँ पे आपको रैंप भी प्रोवाइड करना होगा, और रैंप का भी एक पर्टिकुलर स्लोप होता है। देखिए रिकमेंडेड जो स्लोप दिया जाता है रैंप में वो होता है 1:8। 1:8 जो स्लोप होता है इसको हम परसेंटेज में 12.5% बोलते हैं। तो जो ये 12.5% है ये रिकमेंडेड है, आप इसको मैक्सिमम 15% तक स्लोप दे सकते हैं अपने रैंप का बेसमेंट में। तो गाइस ये रही कुछ बातें बेसमेंट की जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा था। एंड इसके बाद भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप बेसमेंट के बारे में मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्दी उस कमेंट का रिप्लाई दूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।